अच्छा, ओके, कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। अच्छा, कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड में अब क्या चीज़ आ जाती है कि हाँ, अच्छा नहीं सॉरी, मैं ये कह रही थी कि लोग जो हाँ, अब वो जो बोल रहे होते हैं ना कि हमारे साथ ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं होता, क्यों उनको लग रहा होता है कि उनके साथ ज़िंदगी में अच्छा नहीं होता? क्योंकि उनका एटीट्यूड ऐसा होता है, ठीक है? और जो लोग ज़िंदगी में कहते हैं ना हमने बड़े-बड़े रिस्क लिए पर सब कुछ बड़ा अच्छा हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि उनका एटीट्यूड पॉज़िटिव था। सो दिस इज़ हाउ एटीट्यूड हेल्प्स इन आवर होल लाइफ। आप आपका एक जो चीज़ है इसमें मैं सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी अगर मैं आप लोगों को मैं चाहूँगी भी, मुझे खुशी भी होगी और मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ तो वो यही है कि अगर आपने अपना एटीट्यूड पॉजिटिव बनाना है तो कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ना शुरू करो। एटलीस्ट चाहे सालों लग जाएं आपको पढ़ने में, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो, पर उसको पढ़ो ज़रूर। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने आप अपने ही अंदर सवालों के जवाब मिलेंगे और आपका बहुत हद तक जो क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिसमें आपको क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला इंसान से ख़िताब करता है ना, तो आपका जो कहते हैं ना हम सब मुसलमान हैं पर फिर भी हमारे ईमान में कमज़ोरी आती है। तो जब आप कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ना शुरू करोगे ना, आपको अपने अंदर ईमान स्ट्रॉन्ग नज़र आना शुरू होगा, ठीक है? सो ज़रूर पढ़ो। ये पहली किताब है जिसके ऊपर मैं कहूँगी कि इससे बेहतर एटीट्यूड नहीं बन सकता। दूसरी मैं आपको और भी काफ़ी सारी बुक्स हैं मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी, बट ये जो बुक मैंने आपको कही है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, ये ज़रूर पढ़ना, ठीक है? क्योंकि इसमें लाइक यू विल गेट इट्स नॉट अबाउट ओनली प्रोफेशनल लाइफ, इट्स अबाउट पर्सनल लाइफ एज वेल। हमें अपना एटीट्यूड पॉजिटिव सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ के लिए नहीं करना होता, हमें पर्सनल लाइफ के लिए भी अपना एटीट्यूड जो है वो डेवलप करना होता है, ठीक है? हमें अपना जो है वो पर्सनल पर्सनल जो है वो आपकी जो लाइक आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपके रिलेशनशिप्स अच्छे कर सकता है। आपका आपके पेरेंट्स के साथ आपकी आगे फ्यूचर में भी आपकी बहुत सारे रिलेशंस बनेंगे, आपकी लाइफ डिसीजंस के साथ आपको काफ़ी हेल्प आउट कर सकता है, ठीक है? अच्छा, अब इसमें आ जाते हैं अच्छा, अब इसमें आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड हैज़ ABC कंपोनेंट: अफेक्ट, बिहेवियर, कॉग्निटिव, ठीक है? ABC कंपोनेंट क्या होता है? ABC कंपोनेंट इज लाइक नंबर वन इज अफेक्ट। अफेक्ट क्या होता है? फीलिंग्स और इमोशंस दैट समथिंग इवोक, ठीक है? कोई भी चीज़ जो आपकी फीलिंग्स और इमोशंस जो आपको किसी चीज़ को करने के ऊपर फोर्स कर रही होती है, आपकी फीलिंग आपकी इमोशंस, जैसे अब अगर हम बात करें लेट्स सपोज़ मैं कहती हूँ कि अच्छा आप लाइक अगर हम एक बिजनेसमैन की बात करते हैं, ठीक है? एक बिजनेसमैन है, उसका लाइक उसने अपने जोड़ के पैसे जमा करके जो है अपने 2-3 लाख किसी बिजनेस पे लगाए, ठीक है? अब उसको ये डर है कि नुकसान हो जाएगा, ज़ाया हो जाएंगे मैं कहाँ मैंने मेरी मेहनत की कमाई है, ये है वो है, तो वो ज़ाया हो जाएंगे, ठीक है? तो उसको डर, जो उसका जो नेगेटिव एटीट्यूड है ना, वो ही उसको रिस्क लेने से डराएगा, ठीक है? लेकिन दूसरी तरफ एक बंदा जो पॉजिटिव है इस चीज़ के ऊपर कि नहीं मैंने कुछ करना ही करना है, उसकी जो पॉजिटिव फीलिंग्स है ना, वो उसको रिस्क के बाद भी उसके लिए आसानियाँ पैदा करेगी, ठीक है? दूसरा उस पे आ जाता है बिहेवियर: टेंडेंसी और डिस्पोजिशन टू एक्ट इन सर्टेन वे टुवर्ड्स समथिंग। अब यहाँ पे देखो, जिसके इमोशंस नेगेटिव जा रहे हैं वो उसका बिहेवियर क्या होगा? वो रिस्क लेने से डरेगा। बट जिसके इमोशंस पॉजिटिव जा रहे हैं वो रिस्क लेने से, ट्रस्ट करने से नहीं डरेगा, ठीक है? थर्ड क्या आता है? कॉग्निटिव: आवर थॉट्स, बिलीव्स एंड आइडियाज अबाउट समथिंग, ठीक है? अब ये जिसके नेगेटिव हैं वो अगर डर के अब उसने लगाए किसी में पर उसको डर ही है
और उसको धोखा हो जाता है, तो वो पक्का हो जाएगा कि नहीं, मुझे तो पता ही था, लोग धोखा ही देते हैं, ठीक है। लेकिन जिसका पॉजिटिव है, उसको अगर थोड़ा फ़ायदा हुआ, थोड़ा नुकसान हुआ, तो उसका बिलीव कहेगा अच्छा शायद मेरी गलती यहाँ रही हो, नेक्स्ट टाइम मैं इसको और बेहतर कर लूँ। और अगर फ़ायदा हुआ तो वो सोचेगा कि नहीं, देखा, मैंने रिस्क लिया और मुझे फ़ायदा हुआ, अब मैं मज़ीद आगे रिस्क लूँगा। आपने छोटे बच्चों को देखा है, या अपने आप की अगर आप एग्जांपल लो, कभी बचपन में कहीं से गिर गए हो, कुछ ऐसा हुआ हो, तो आप दोबारा उस चीज़ से डरते हो। क्यों डर जाते हो? दैट इज़ योर इफ़ेक्ट, आपके दिमाग में बैठ गया होता है, उससे आपका बिहेवियर बन गया होता है और फिर आप पक्के हो गए होते हो कि नहीं, ये काम करना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जब जब तक वो इमोशन आपका चेंज नहीं होगा, तब तक आप ब्रेकअप या हार्ट ब्रेक और धोखा ज़िंदगी में हर किसी को, ये जो आप लोगों की एज है, या कह लो अभी जो जो हम सबकी ही अभी लेवल आता है, जो एडल्टहुड में आता है, कि आपको ये जो धोखे, लेकिन मेरे लेवल पे आके बंदा थोड़ा मैच्योर हो गया होता है, या कह लो कि आदत हो गई होती है, इतने देख लिए होते हैं ज़िंदगी में सांप और इस तरह की चीज़ें कि अब आदत हो गई होती है। आपके लेवल पे थोड़ा नया होता है, तो जो ब्रेकअप्स होते हैं, या हार्ट ब्रेक हो गया, धोखा हो गया, या वट एवर काइंड ऑफ चीज़ थिंग्स, वो नेगेटिव फीलिंग जो है ऐसी बना देता है कि फिर बिहेवियर जो है लोगों के ऊपर ना ट्रस्ट करने वाला हो जाता है, और नेगेटिविटी आ जाती है चीज़ों से, और एक पक्के हो जाते हैं कि नहीं यार, लोग तो होते ही नहीं है यकीन के काबिल। लेकिन जब तक वो चेंज नहीं होता, तब तक आप वही सोचते रहते हो। फिर एक टाइम आता है, आप चेंज हो जाते हो। शुरू शुरू में बचपन में आप देखो, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं बड़ी इमोशनल होती थी पहले, जब मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे थी। मैंने पहले भी शायद आप लोगों से कभी शेयर किया था, मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, छोटी-छोटी बातों पे रो देती थी। अब कह लो कि ज़माने ने ठोक-पीट के इतना सीधा कर दिया है कि अब इतनी जल्दी रोना नहीं आता। अभी भी आ जाता है, लेकिन सबके सामने नहीं आता। ठीक है, सबके सामने रेयर आता है, तो वो क्या है, मेरा इफ़ेक्ट चेंज हो गया है, ठीक है। ओके, कॉग्निटिव component, the opinion or belief segment of an attitude. The cognitive component is an evaluation of the entity that constitute an individual's opinion, belief, disbelief about the object. ठीक है, कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या है? द ओपिनियन और बिलीफ सेगमेंट ऑफ एन एटीट्यूड. The cognitive component is an evaluation of the entity that constitute an individual opinion. कि किसी भी इंडिविजुअल का जो ओपिनियन होता है किसी चीज़ के बारे में, बिलीव और डिसबिलीव जो है, वो आपके कॉग्निटिव कंपोनेंट से आता है, ठीक है। आपके एटीट्यूड का जो ओपिनियन और बिलीव, ये वही चीज़ है कि मैं मेरे साथ जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में आपने देखा होगा, उन्हें पहली मोहब्बत हुई और शादी हो गई, ठीक है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में 10 बार मोहब्बत आ जाए, फिर भी धोखा ही रहता है। तो जो डिसबिलीव है वो कहाँ से बना कि नहीं यार, लोग तो अच्छे ही नहीं होते, मुझे तो 10 बार भी मोहब्बत सही से नहीं मिली। और बिलीव कहाँ से बना, मुझे तो एक ही बार में मिल गई थी, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली कि आपका बिलीव कहाँ से आता है, ठीक है। फिर आता है इफेक्टिव कंपोनेंट, इमोशनल और फीलिंग सेगमेंट ऑफ एन एटीट्यूड, ठीक है। अब ये क्या है कि लाइकिंग डिसलाइकिंग टूवर्ड्स एन एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव। अब आप देखो, किसी चीज़ की तरफ आपकी लाइकिंग या समटाइम्स किसी गाने की तरफ, किसी कलर की तरफ आपको कोई ऐसा कोई इंसिडेंट याद करवा देती है कि आपको वो अच्छा या बुरा लग रहा होता है, तो वो क्या है, आपकी इमोशनल रिस्पॉन्स है। बिहेवियरल क्या आता है आपका, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से। पास्ट अच्छा रहा है तो आपके बिहेवियर का वो एक पॉजिटिव पार्ट बन जाता है, कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस आपके बिहेवियर का नेगेटिव पार्ट बन जाता है, ठीक है। फैक्टर्स दैट डिटरमाइन आवर एटीट्यूड। अच्छा, पास्ट अच्छा रहा हो, यहाँ पे मैंने इससे ये मतलब नहीं है कि जिसका पास्ट बुरा रहा उसकी ज़िंदगी में बुरा ही होगा। हम सबका पास्ट अच्छा बुरा दोनों रहता है, क्योंकि ये नेचर की, बेसिकली अल्लाह ताला की तरफ से बनाई गई चीज़ है कि अल्लाह ने हर चीज़ में बैलेंस रखा है। हमेशा खुशियाँ नहीं रहेंगी, हमेशा गम नहीं रहेंगे, हर चीज़ का बैलेंस रहता है। सो पॉजिटिव एक्सपीरियंस हमारी अच्छे एक्सपीरियंस से, समटाइम्स हम अपने बुरे एक्सपीरियंसेस से भी पॉजिटिव की तरफ आते हैं कि आपका एक बुरा एक्सपीरियंस शायद आपको अल्लाह के इतने करीब कर गया, या आपके एक बुरे एक्सपीरियंस ने आपको किसी और पॉजिटिव चीज़ की तरफ मिला दिया, आपको किसी अच्छे दोस्त से मिला दिया, किसी अच्छे करियर से मिला दिया, तो वो भी पॉजिटिविटी हो जाती है।
ओके, फैक्टर्स दैट डिटरमाइन आवर एटीट्यूड। अब हमारे वो कौन से फैक्टर्स हैं जो मैंने ऊपर भी बात की है कि हमारा एटीट्यूड को बनाती है हमारे एक्सपीरियंसेस, एनवायरनमेंट, एजुकेशन। ठीक है, और ये आ गई एटीट्यूड। अच्छा, एनवायरनमेंट में क्या-क्या आ जाता है? एनवायरनमेंट में आपका सबसे पहले आपका घर आ जाता है, पैरेंटल सिबलिंग इन्फ्लुएंस, ठीक है? आपके बहन-भाई आपको कुछ समझते ही नहीं हैं, आपको बिल्कुल प्यार नहीं करते, या आपके बहन-भाई आपकी ओपिनियन को इम्पोर्टेंस नहीं देते, आपकी आपके बहन-भाइयों से बनती नहीं है, तो आपका एटीट्यूड भी बहन भाइयों की तरफ नेगेटिव होगा, ठीक है? पर सेम आपके घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े होते हैं, या ब्रोकन फैमिलीज़ का इम्पैक्ट आप देखो बच्चों पे होता है, जिन्होंने अपने माँ बाप को हमेशा लड़ते देखा हो, वो टुवर्ड्स मैरिज या रिलेशनशिप वो पॉजिटिव नहीं रहते। तो ये क्या है, इन्वायरमेंट से लर्न किया। स्कूल, पीयर प्रेशर, अच्छे दोस्त मिलेंगे तो पॉजिटिव बनोगे, बुरे दोस्त मिलेंगे, दोस्त के नाम पे सांप मिले, धोखा दिया, तो या तो आप संभल जाओगे, खुद आगे बढ़ के अच्छे दोस्त बनोगे, या फिर आप भी नेगेटिव हो जाओगे, ठीक है? वर्क, अच्छा ये जो ये चीज़ें ना, इसका एक होता है कि सबसे बड़ी चीज़ होती है एटीट्यूड हमारा बनता है कि किस तरह हम ले रहे हैं किसी चीज़ को, ठीक है? लाइक मुझे किसी ने धोखा दिया, लेट्स सपोज़ अगर मैं कहूँ कि मुझे कोई बुरा दोस्त मिला, ठीक है? तो अब अगर मैं ये ले रही हूँ कि यार दोस्त होते ही बुरे हैं, यार मैंने किसी से दोस्ती ही नहीं करनी, तो वो क्या चीज़ होगी? उसको मैंने ऐसे परसीव किया, और मैंने अपना एटीट्यूड ऐसा बना लिया। लेकिन अगर मैं ऐसे परसीव कर रही हूँ कि नहीं, वो बुरी थी तो इसका मतलब सब बुरे नहीं होंगे, तो ये परसेप्शन भी आपकी कि आपने किस तरह सोचना है, ये भी आपका एनवायरनमेंट बनाता है, ठीक है? फिर आपके वर्क आ जाता है, सपोर्टिव और क्रिटिकल बॉसेस, कोलीग्स, ठीक है? अगर आपका वर्क एनवायरनमेंट अच्छा है, आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क बड़ा पॉजिटिव बनेगा। अगर आपके कोलीग आपको आगे नहीं बढ़ने देते, आपसे जेलसी रखते हैं, या आपका बॉस आपको बहुत क्रिटिसाइज़ करता है, तो आपको उस काम से चिढ़ होना शुरू हो जाएगी। आप पॉजिटिव होके काम नहीं करोगे, आपका एटीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा, या तो आप वो जगह छोड़ दोगे, या आपका करियर की तरफ से ही ख़त्म हो जाएगा। फिर मीडिया, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, मूवीज़, ठीक है? वही बात कि आप एक अच्छी मूवी देखते हो, अच्छा एटीट्यूड बनेगा, बुरी मूवी देखते हो, बुरा बनेगा। बुरी-बुरी चीज़ें देखोगे, मैगज़ीन्स बुरी-बुरी पढ़ोगे, तो वही चीज़ें आएँगी, आपका भी आप उसी फ़ैशन को फ़ॉलो करोगे। अच्छी चीज़ें देखोगे, अच्छा फ़ॉलो करोगे। हर वक़्त ही ट्रेजिक न्यूज़ सुनोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे, पॉज़िटिव न्यूज़ सुनोगे तो पॉज़िटिवली आगे बढ़ोगे। टीवी में भी हर वक़्त वो नेगेटिव ड्रामे देखोगे तो खुद भी नेगेटिविटी लोगे, पॉज़िटिव ड्रामे देखोगे तो पॉज़िटिविटी लोगे। लेकिन अगेन उसमें भी आता है, ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी सोच के ऊपर आता है कि आप नेगेटिव ड्रामे से नेगेटिविटी ले रहे हो या पॉजिटिविटी ले रहे हो, ये हर बंदे का इंडिविजुअल है। मैं कैसे परसीव करती हूँ, आप कैसे परसीव करते हो, ये हर किसी के अपने ऊपर आता है, ठीक है? फिर कल्चरल बैकग्राउंड आ जाता है, आपके ट्रेडिशंस, आपकी बिलीव, ये जो हमारे ट्रेडिशंस बिलीव होते हैं ना, ये फर्दर उन चीज़ों को पॉलिश कर रहे होते हैं, ठीक है? और हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई होती है, ये दोनों चीज़ें आगे हमें पॉलिश कर रही होती है कि हमने वर्क प्लेस पे कैसे, अब जैसे देखो मैंने लाइक ये किस तरह से एक दूसरे को इंटरलिंक करते हैं। अम, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें उनके पेरेंट्स बहुत पैम्पर करते हैं, ये उनका तरीका है पेरेंटिंग का। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को कहते हैं सब काम खुद करो, तो उस टाइम पे जिनको ज़्यादा पैम्पर मिल रहा होता है वो सोचते हैं मेरे अम्मी अब्बू मुझसे बहुत प्यार करते हैं। दूसरे वाले सोच रहे होते हैं मेरे अम्मी अब्बू मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, हर चीज़ ही मेरे ऊपर डाल दी है उन्होंने। लेकिन इन फ्यूचर में जाके आप देखते हो कि जिनको बहुत पैम्पर मिला होता है उनके लिए एडजस्टमेंट बड़ी प्रॉब्लम बनती है वर्क प्लेस में, नई जगहों पे। लेकिन जो दूसरे होते हैं वो बड़े अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि मेरे माँ बाप ने मेरे साथ सही किया था, और ये सोचते हैं कि मेरे माँ बाप थोड़ा मुझे स्ट्रांग बना देते, ठीक है? सो ये चीज़ें फिर आगे आती है, आप कैसे ड्रामे पसंद करते हो। आपका लाइफ एक्सपीरियंस ठीक नहीं है तो आपको वैसे ड्रामे भी अच्छे नहीं लगेंगे। आप मैगज़ीन्स भी वैसे देखोगे जैसे आपके सर्कल में लोग मैगज़ीन्स देखते हैं, आप वैसी ही मूवीज़ पसंद करोगे जैसे आपके सर्कल में लोग मूवीज़ पसंद करते हैं, ठीक है? फिर आपकी नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ आपकी आ जाती है, रिलीजियस बैकग्राउंड, सबसे बड़ी चीज़ हम अगर अपने देखें तो रिलीजन हमारी बहुत सारी चीज़ों में बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। फिर एक्सपीरियंसेस एंड एजुकेशन आ जाती है। आवर बिहेवियर चेंजेस अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपीरियंस विद वेरियस पीपल, वही चीज़ जो मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ आपको। और एजुकेशन
अब किसी भी किस्म की एजुकेशन आपके हॉरिज़न को ब्रॉडर करती है, आपको की थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करती है, आपके एक्शन, बिहेवियर, एटीट्यूड को। जो यूनिवर्सिटी से आप लर्न करोगे वो आपने स्कूल में नहीं किया होगा, जो स्कूल से आपने लर्न किया वो आपने पहले कभी नहीं किया होगा, ठीक है? तो ये चीज़ें क्या हैं, ये आपकी कि आपका आप देखो एजुकेशन आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम कहते हैं ना कि मैंने बचपन में पढ़ी थी, अब मुझे याद नहीं, आपको लगता है कि मैं वो भूल गई हूँ, पर आपको वो सारी चीज़ें याद होती हैं। तो एजुकेशन कहीं न कहीं आपके माइंड में घर कर लेता है, ठीक है? फिर बेस्ड ऑन दीज़ फैक्टर्स वी कैन ईदर डेवलप अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव एटीट्यूड। वही जो बात मैंने पीछे की कि या तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेते हो अपने इन सारे एक्सपीरियंसेस से, या नेगेटिव। अब पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है? पॉजिटिव लोग क्या होते हैं? वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, केयरिंग होते हैं, असर्टिव होते हैं, पेशेंट होते हैं, हम्बल होते हैं। और नेगेटिव अनहैप्पी, हमेशा ही नाखुश रहेंगे, पेसिमिस्टिक होंगे, ठीक है, अनप्लेजेंट, हमेशा ही कड़वा बोलेंगे, कड़वा सोचेंगे, डिफेंसिव, हमेशा अपने आप को डिफेंड करेंगे, मैं सही हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आर्ग्यूमेंटेटिव, हर बात के ऊपर आर्ग्यू करेंगे, इसने मेरे साथ ठीक नहीं किया, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, कन्फ्रंट, हर वक्त लड़ाई झगड़े करते रहेंगे, डिस्ट्रप्शन क्रिएट करते रहेंगे। ये क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, फिर नेवर से सॉरी इवन व्हेन दे नो दे आर गिल्टी, ठीक है। ये आ जाता है नेगेटिव एटीट्यूड के, जब आपको पता भी है कि आपने गलत किया फिर भी सॉरी नहीं बोलना, ठीक है। और अपोलोजाइज फॉर एनी इनकन्वीनियंस कॉज्ड, कि आप एक पॉजिटिव इंसान जो है वो सोचता है कि अच्छा चलो मैं माजरत कर दूँ, मैं लड़ाई झगड़ा ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। फिर बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव, अब पॉजिटिव एटीट्यूड होने का बेनिफिट क्या है, नेगेटिव एटीट्यूड का नुकसान क्या है, इफेक्ट क्या होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड आपके कॉन्फिडेंस को मुसलसल बढ़ाता है। अगर आपके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड आ रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म होता जाएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड स्ट्रेस ख़त्म करता है। अब हम यंगस्टर्स में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। तो स्ट्रेस की सबसे बड़ी वजह जो है वो जो है नेगेटिव एटीट्यूड है। जब आप जो हो अपना एटीट्यूड पॉजिटिव की तरफ लाते हो, आपका स्ट्रेस कम होने लगता है, ठीक है। और पॉजिटिव एटीट्यूड अगेन जो मैंने बात की कि कैसे आपका स्ट्रेस कम होता है, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड जब आप अपने आप को लाइक आप कुरान पाक को पढ़ो तो आपका एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा, ठीक है। करियर सक्सेस, आप जो काम कर, एक पॉजिटिव एटीट्यूड का जो बंदा होता है ना, वो जो काम करता है, चाहे वो बड़ा काम करे, छोटा काम करे, बिजनेस करे, जॉब करे, हर चीज़ में उसको फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव सोचता है। हाई प्रोडक्टिविटी, आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा, क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ स्ट्रांग समझता है, तो वो प्रोड्यूस भी हाई करता है, लाइक उसकी प्रोडक्टिविटी लेवल भी हाई होती है, क्योंकि वो खुश रहता है, पॉजिटिव रहता है। इंटरपर्सनल रिलेशंस, लोगों के साथ और अपने आप के साथ, स्पेशली दुनिया के साथ अपना रिलेशन आप तब अच्छा कर सकते हो जब आपका खुद के साथ रिलेशन अच्छा हो। तो खुद के साथ रिलेशन अच्छा करने के लिए करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो पॉजिटिव एटीट्यूड से आता है। और एनर्जाइजिंग, आप अपने आप को जितना खुश रखोगे उतना एनर्जी गेन करोगे, जितने उदास रहोगे उतनी एनर्जी आपकी लो होगी, ठीक है। अब नेगेटिव एटीट्यूड क्या करता है, सेल्फ डाउट पैदा करता है। वही बात कि आपका अपने ऊपर से यकीन ख़त्म होता जाएगा, पुअर सेल्फ इस्टीम, खौफ, डर, ठीक है, टेंशन बढ़ती जाएगी, कड़वाहट आएगी, और हेल्थ भी ख़राब होती है, ठीक है। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, जब जब मुझे स्ट्रेस होता है तब तक मेरी हेल्थ ख़राब होती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अपनी हेल्थ अगर ठीक रखनी है तो अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। और ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है 4 पॉसिबल रिएक्शंस टू एटीट्यूड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब इसमें 4 पॉसिबल रिएक्शंस इसने बताए हैं टू एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, ठीक है। पॉजिटिव रिएक्शन, लो, हाई, और ये 4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर इसने बताया है पॉजिटिव रिएक्शन जो है, और यहाँ नेगेटिव रिएक्शन, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड, इनडिफरेंस, ड्यूअल एटीट्यूड और नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब पॉजिटिव एटीट्यूड हो तो रिएक्शन हाई होगा, ठीक है, और इनडिफरेंस लो होगा, ठीक है। नेगेटिव एटीट्यूड में आपका
ड्यूल एटीट्यूड हाई होगा और नेगेटिव एटीट्यूड ज़्यादा होगा, ठीक है। एमीबियंस मिक्स्ड बिलीफ को कहते हैं हम, ठीक है। एन एग्जाम्पल वुड बी व्हेन अ पर्सन बिलीव्स दैट अ सर्टेन इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंट, पॉजिटिव बिलीफ, बट ऑल्सो नॉट वेरी रिलायबल, नेगेटिव बिलीफ। एमीबियंस आप देखो, आप एक तो होते हैं ना जो बिल्कुल ही नेगेटिव सोचते हैं, दूसरे वो होते हैं जो पॉजिटिव सोचते हैं, तीसरे वो होते हैं जो मिक्स सोचते हैं, ठीक है। अब जो मिक्स सोचते हैं ना, वो कहीं न कहीं फँस जाते हैं, लाइक वो ये भी देख रहे होते हैं कि अच्छा काम जो है वो, जैसे अगर कहो नहीं यार ये बड़ी अच्छी है, चलो मुझे इससे काम करवाना चाहिए, नहीं यार रहने दो, पता नहीं रिलायबल है कि नहीं है, मैं खुद ही कर लूँ, दैट इज़ मिक्स्ड एटीट्यूड, कि आपको यकीन हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा। अब एटीट्यूड फॉर्मेशन कैसे होती है? 4 distinct ways in which attitude can form towards some issue, इवेंट, पर्सन और थिंग, ठीक है। 4 चीज़ें हैं जो आपके एटीट्यूड को बनाती हैं किसी इशू, इवेंट, पर्सन या चीज़ की तरफ जो है बनाती है। इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइकोलॉजिकल कम्प्लेक्सिटी, मेयर एक्सपोजर, एसोसिएटिव लर्निंग, सेल्फ परसेप्शन एंड फंक्शनल रीजंस, ये 4 चीज़ें हैं। एक आपका जितना ज़्यादा आपका एक्सपोजर है, अगेन वही बात आती है, वाई नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट। नीम हकीम खतरा जान, हम कहते हैं ना कि आधा इल्म जो है वो जान के लिए खतरा है। तो जितना, अब ये वही बात है, जब तक आप रिलीजन, आप अपने रिलीजन की तरफ ना तो पॉजिटिव एटीट्यूड ला सकते हो, ना आप अपने बिहेवियर में एक अच्छा मुसलमान बन के दिखा सकते हो, जब तक आपको पूरा इल्म ना हो। तो फिर सेम इसी तरह, जब तक आप अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज़ नहीं रखते, जब तक आपको किसी बात के लिए नॉलेज नहीं है, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप किसी टॉपिक पे बोल नहीं सकते, आपका एक्सपोजर कम है, तो आप अपना आपका एटीट्यूड फॉर्म नहीं हो सकता किसी चीज़ की तरफ। लाइक लेट्स सपोज़ मैं कहूँ, मुझे गाड़ी चलाने का शौक हो, पर मुझे गाड़ी चलाने की इन्फॉर्मेशन ही ना हो, ठीक है, मेरा एक्सपोजर नहीं है, तो मैं कभी भी गाड़ी नहीं चला सकती। हाँ, जब मेरा एक्सपोजर ज़्यादा होगा तो मैं गाड़ी चलाना आसानी से सीखने लगूंगी। एसोसिएटिव लर्निंग, ठीक है, डिफरेंट लर्निंग डिफरेंट चीज़ों के साथ अटैच्ड होती है। जितनी ज़्यादा आप अपने आप को लर्निंग की तरफ ओपन करोगे, उतना आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा। जितना आप अपने आप को रोकोगे कि नहीं यार, नहीं बस ठीक है, मुझे ज़्यादा पढ़ने का शौक नहीं है, या क्या अब मैं इतना बड़ा रीड करूं, उतनी ही आपकी नॉलेज कम होगी, और उतना ही आपका एटीट्यूड उतना ही रह जाएगा जितना हमेशा से होगा। आप उसको कभी एनहांस नहीं कर पाओगे, मोल्ड नहीं कर पाओगे। सेल्फ परसेप्शन, आप अपने बारे में जितना ना ही ओवर कॉन्फिडेंट हो, ना ही बिल्कुल ही नेगेटिव सोचो। अपनी सेल्फ परसेप्शन को आप जितना ज़्यादा मोल्ड करते जाओगे अपने, ये वही है ना, जितनी ज़्यादा आप अपने अंदर चेंज लाते हो, उतना ज़्यादा आप अपने आपकी सेल्फ परसेप्शन भी चेंज होती है। फंक्शनल रीजंस, दीज 4 वेज इन विच एटीट्यूड कैन बी फॉर्म्ड बाय मोस्टली व्हेन देयर इज़ नो प्रायर और एग्जिस्टिंग एटीट्यूड और नॉलेज अबाउट द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब वेज ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन, मेयर एक्सपोजर, द मेयर एक्सपोजर इफेक्ट इज द टेंडेंसी टू डेवलप मोर पॉजिटिव फीलिंग्स टुवर्ड ऑब्जेक्ट्स एंड इंडिविजुअल। ये वही है कि जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे, पॉजिटिव फीलिंग रखोगे ऑब्जेक्ट और इंडिविजुअल की तरफ, द मोर वी आर एक्सपोज टू दैम, ठीक है, उतना हमें ज़्यादा उसके बारे में पता चलेगा। द मेयर एक्सपोजर इफेक्ट इज अ साइकोलॉजिकल phenomena by which people tend to develop a preference for things merely because they are familiar with them. The effect has been demonstrated with many kind of things, painting, pictures of face, geometric figures and sound. अब इसमें एग्जांपल वही आ जाती है जो मैंने आपसे कही, जब तक लोगों का एक्सपोजर नहीं था, लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया था उबर क्रीम को, तब तक वो उस पर ट्रस्ट नहीं करते थे, ठीक है। जब आपने एक्सपीरियंस करना शुरू किया, आपको उसके बारे में नॉलेज मिली, तब आपका उसकी तरफ ट्रस्ट डेवलप हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि आप उससे फेमिलियर हो गए। दूसरी आ जाती है अच्छा, मेयर एक्सपोजर इफेक्ट बिगिन टू लाइक जस्ट बाय बीइंग कॉन्स्टेंटली एक्सपोज्ड बाय टू समथिंग और समवन। अब आप वही चीज़ देख लो, आज आपके लिए उबर पे जाना एक नॉर्मल चीज़ है, शुरू शुरू में आप डरते होगे, ठीक है, क्योंकि अब आपका एक्सपोजर हो गया है। एसोसिएटिव लर्निंग, देर आर 2 वेज इन विच वी कैन लर्न बाय एसोसिएशन, कि हम एसोसिएशन से लर्न करते हैं 2 वेज से, ईदर इम्प्लिसिटली थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग और एक्सप्लिसिटली थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये दोनों चीज़ें मुझे आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप उस पर पढ़ चुके हो। जो फ्रॉइड के अलावा जो दूसरा था, स्किनर,
ठीक है, स्किनर वाली ही बात है ये। सेल्फ परसेप्शन, अकॉर्डिंग टू सेल्फ परसेप्शन थ्योरी, व्हेन पीपल आर अनश्योर ऑफ देयर ओन एटीट्यूड, वन वे टू इन्फर देम इज बाय लुकिंग एट देयर बिहेवियर्स। The idea behind self-perception theory is that we form attitude not due to exposure or associated learning, but from observations of our own behavior. अच्छा, अब यहाँ पे वही बात आ जाती है कि सेल्फ परसेप्शन थ्योरी ये कहती है कि आप अपना एटीट्यूड जो हो सिर्फ एक्सपोजर या एसोसिएटिव लर्निंग से नहीं करते, आप अपनी सेल्फ ऑब्जर्वेशन से भी बहुत ज़्यादा अपना एटीट्यूड फॉर्म करते हो। अब वही चीज़ है कि अगर मैं ये सोचना शुरू करूँ कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैंने जो अचीव करना है वो मैंने करके ही रहना है, अगला माने या ना माने, मैंने अपना रास्ता बना के रहना है, तो आप कर जाओगे। अगर आप ये सोचोगे ना, नहीं यार लोग कहते हैं ऐसा कि तुम क्या पढ़ी जा रही हो, लोग कहते हैं मुझे कि तुम में तुमने अपने आप को क्या बना लिया है, या लोग मेरे बारे में ऐसी बातें करते हैं या वैसी बातें करते हैं, तो आप कभी भी अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते। जैसे इसमें देखो, इसमें वो क्या दिखा रहा है कि एक बिल्ली अपने आप को शीशे में देख रही है, एक तरफ जो है वो अपने आप को कमज़ोर ज़ईफ़ सी देख रही है, दूसरी बिल्ली अपने आप को शेर समझ रही है। सो ये है कि आपका एटीट्यूड, कि आप अपने आप को कैसे समझते हो, ठीक है। मोस्ट पीपल वुड एग्री, फॉर एग्जाम्पल, दैट अ पर्सन हु perceive himself or herself as interested in road biking may, as a result of that interest, by cycling equipped and go on cycling rides, ठीक है। that is the person's attitude influence his or her behavior. Daryl Bem, however, reversed this relation by suggesting that it is also possible that people understand their attitude and interest because they have made inference based on their behavior. Thus, this person could infer that he or she is interested in road biking. अच्छा, अब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि इसने एग्जांपल दी हुई है कि एक बंदा कहता है कि मैं रोड बाइकिंग जो है मैं बहुत अच्छी कर सकता हूँ, तो वो उसका इंटरेस्ट है, उसने अपने आप को वैसा अपने आप को रियलाइज़ करा, अपने एटीट्यूड में लाया कि नहीं मैं कर सकता हूँ। तो लोगों ने उसको समझना शुरू कर दिया कि यार ही इज़ अ गुड बाइक राइडर, ठीक है। अब तो जो चीज़ आप करना जैसे लेट्स सपोज अगर मैं ये कहूँ कि ईच एंड एवरी टाइम मैं अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ कि नहीं, आई हैव टू बी अ गुड टीचर, और हाँ मैं हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो मुझे डिफरेंट वेज नज़र आते हैं, मुझे समझ आती है कि मुझे क्या करना है, तो ये एटीट्यूड है। तो लोग आपको कहते हैं कि अच्छा आप तो अच्छा पढ़ा लेती हैं, या अच्छा आप कर लेते हो। लेकिन अगर मेरा एटीट्यूड ऐसा ना हो, मैं उसमें अपना इंटरेस्ट पुट ना करूँ, मैं इसको सर से उतारने वाली पढ़ाई करूँ, तो जो है मुझे क्या होगा, लाइक मेरे लिए ये चीज़ मैं अपने आप को मोल्ड नहीं कर पाऊँगी। बल्कि आप लोग मुझे बताना कमेंट्स में, जो आपने रिप्लाई करने हैं इन ग्रुप, आप मुझे बताना कि अब तक 5 सेमेस्टर्स तो आपको हो चुके हुए हैं, तो हाउ यू फील लाइक आई एम अ गुड टीचर और नॉट, और कहाँ पे मैं लैक करती हूँ, कहाँ मुझे आगे जाना चाहिए। सो मुझे बड़ी खुशी होगी सुन के आपका फीडबैक, और मैं मज़ीद मोटिवेट होंगी, ठीक है। फंक्शनल अप्रोच, द 3 ways in which attitudes can form, discuss. So far, exposure, learning, and self perception, all operating apparently outside of people's awareness. Typically, people are not aware of mere exposure effect nor conditioning. ये वही चीज़ है आपकी functional approach. Attitude are sometimes formed based on the degree to which they satisfy different psychological needs. So this is an active rather than passive active theory. Functional approach भी वही बात करती है कि जितना ये अगेन ये माइंड की बात आती है, आप किसी चीज़ के लिए अपने आप को जितना सेटिस्फाई करो उतनी, जैसे अगर अगेन मैं इसमें एक चीज़ कहूँ, मुझे लगता है मैं अच्छी रोटियां नहीं बना सकती, इसलिए मैं अभी तक अच्छी रोटियां नहीं बना सकती। सो दैट इज़ हाउ कि मैंने अपनी साइकोलॉजिकली अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया है, मैं नहीं बना सकती, तो मैंने एटीट्यूड अपना उस दिन वैसा कर लिया है। जिस दिन मैं अपने आप को ये समझा लूँगी कि नहीं मैं कर सकती हूँ, तो मैं कर लूँगी। यही हमारी लर्निंग होती है। जब तक आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर पाते, जिस दिन आप कहते हो अब तो मैंने करके दिखाना है, तब आप कर जाते हो, ठीक है। तो 4 बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स दैट मैनिपुलेट आवर एटीट्यूड, हमारी जो साइकोलॉजिकल नीड जो हमारे एटीट्यूड को मैनिपुलेट करती है, वो क्या है? यूटिलिटेरियन, एडॉप्टिव, इंस्ट्रूमेंटल। के साइकोलॉजिकल क्या हमारे एटीट्यूड को चेंज कर रही होती है? लेट्स सपोज आप चाहते हो कि मैंने आगे पढ़ना है, मैंने एमफिल करना है, ठीक है। लेकिन आपके इर्द गिर्द एटीट्यूड क्या है? यार सबकी तो शादियां हो जाती हैं, छोड़ो तुमने क्या करना है, बीएस के बाद शादी करना।
ठीक है? तो आप भी कहोगे हाँ यार छोड़ो रहने दो, मैं बीएस के बाद शादी करूँगी। ये क्या किया आपने? आपने अपनी साइकोलॉजिकल नीड जो है जिसने मैनिपुलेट कर दिया, सब कह रहे हैं, तो एडॉप्टिव है ना कि आपने सबकी सुन के अडॉप्ट कर लिया। नॉलेज आपकी एटीट्यूड को मैनिपुलेट करती है। जिस तरह की नॉलेज आप अपने आप को दोगे वैसे मैनिपुलेट होते जाओगे। मैं अगर अपने आप को पूरा दिन जो है वो नेगेटिव ड्रामों में डालती जाऊँ, अब क्यों कहते हैं स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए, आपको पता है डॉक्टर्स हमेशा ये जो थेरेपीज़ होती हैं इसमें भी कहीं न कहीं आपको एक कुछ गुड की तरफ भेजा जाता है कि आप पॉज़िटिव देखो, पॉज़िटिव सुनो, खुश रहो। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सेम आपकी नॉलेज है। आप एक अच्छी मोटिवेटेड मूवी देखो, मोटिवेटेड बुक्स पढ़ो, आप अपने जो एटीट्यूड है वो पॉज़िटिव बनाओगे। आप नेगेटिव लोगों में बैठोगे जो हर वक़्त गॉसिप कर रहे हैं, बुराइयाँ कर रहे हैं, तो आप भी गॉसिप करने वाले बनोगे। फिर आप जितना मर्ज़ी कहो कि मैं तो गॉसिप नहीं करती, लेकिन आप अनकॉन्शियसली लर्न कर चुके होगे। ईगो, डिफेंसिव, जो आपकी ईगो है वो आपके एटीट्यूड को बहुत मैनिपुलेट करती है। नहीं, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती, मैं माफ़ी माँगूँ, मैं क्यों माफ़ी माँगूँगी? मुझे नहीं नहीं, मैं तो माफ़ी माँगनी ही नहीं, मैं जितनी मर्ज़ी गलत हूँ, मैं ही ठीक थी। वो दूसरे ही गलत है, वो ही आएगी तो होगी, वरना मैंने नहीं बात करनी, मैंने सारी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ना। जब मेरा रिश्ता ख़त्म है उससे। तो ये जो एक टाइम आता है वक़्त शुरू-शुरू में हमें लगता है कि जो ये रिश्ते हम तोड़ रहे होते हैं बड़े ठीक हैं। लेकिन एक टाइम आता है जब आप में बर्दाश्त पैदा होने लगती है और दैट बर्दाश्त इज़ अ पॉज़िटिव एटीट्यूड, ठीक है? वैल्यू एक्सप्रेशन, अब ये भी आपके बिहेवियर को मैनिपुलेट करती है। आपकी वैल्यूज़ आपको बता रही होती हैं कि आपकी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, आपकी वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, आपका एटीट्यूड नेगेटिव होगा। आपने देखा होगा कुछ लोगों को आप कहते हो कि यार इन्हें बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है। उन्हें क्यों बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं होती? क्योंकि उनके इर्द-गिर्द बड़ों को रिस्पेक्ट शायद उन्होंने कभी देखी ही नहीं होती। दूसरी तरफ एक फैमिली में बड़ों को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है तो आप कहोगे यार इसको देख लो। तो क्यों? क्योंकि उसको वो मिला है इसलिए उसका एटीट्यूड वैसा है, उसको तो वो मिला ही नहीं है इसलिए उसका एटीट्यूड वैसा नहीं है। फंक्शनल थ्योरी ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड एग्जिस्ट बिकॉज दे सर्व सम एडॉप्टिव फंक्शन, ठीक है? एटीट्यूड क्यों एग्जिस्ट करता है हमारा? क्योंकि कोई ना कोई एडॉप्टिव फंक्शन वो दे रहा होता है और वो यही 4 चीज़ें हैं जो मैंने अभी बात की। रिलेट्स टू यूटिलिटेरियन फंक्शन आपका क्या है? ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट से जुड़ा है कि अब आप देख लो रिवॉर्ड क्या है? छोड़ दो, तुमने बीएस के बाद नहीं आगे पढ़ना, एमफिल नहीं करना, एमफिल करोगे ना तुम्हारी शादी बहुत लेट हो जाएगी, बस फिर कोई नहीं करेगा तुमसे। रिवॉर्ड ये है कि तुम्हारी फ़ौरन से शादी हो जाएगी, सबकी हो रही होती है, तो ये क्या है? आप वैसे सोचना शुरू कर दोगे। एक्सप्रेसेस कंज्यूमर्स वैल्यू और सेल्फ कॉन्सेप्ट, वैल्यू एक्सप्रेसिव क्या है? कंज्यूमर्स वैल्यू और सेल्फ कॉन्सेप्ट कि आपके अपना लाइक कंज्यूमर वैल्यू के जो बाहर से आ रही है और आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट, मेरे बारे में राय, वो मुझे जितना मर्जी मोटी बोले, मैं खुश हूँ अपने मोटे होने में भी, ठीक है? फिर आ जाता है ईगो डिफेंसिव, प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स और इंटरनल फीलिंग्स। अच्छा, ईगो जो है आपकी, ये जो डिफेंसिव वाला है, ये क्या कर रहा होता है एक्सटर्नल थ्रेट से? भाड़ में जाए, ठीक है, मुझे तो उसकी टेंशन ही नहीं लेनी। और इंटरनल फीलिंग्स क्या है? मैं अकेली हो गई हूँ, मेरी कोई दोस्त ही नहीं है, छोड़ो कोई बात नहीं, नहीं है तो ना सही, मैं क्यों जाऊँ उसके पास। दैट इज़ डिफेंस, ये आपका डिलेमा चलता रहेगा। नॉलेज फंक्शन क्या है? नीड फॉर ऑर्डर, स्ट्रक्चर और मीनिंग, कि ये नॉलेज फंक्शन कि आपको कॉन्टिन्यूस, आपको एक चीज़ अपनी लाइफ में ऑर्डर लाने के लिए, स्ट्रक्चर लाने के लिए, कुछ ना कुछ मतलब देने के लिए, हम दीन को समझते हैं इसीलिए दीन को फॉलो करते हैं। जिस चीज़ को आप समझते नहीं आप उसे फॉलो नहीं कर पाते, ठीक है? एडजस्टमेंट यूटिलिटेरियन फंक्शन, और अगर आप उसे फॉलो कर भी रहे हो तो भी आप उसे कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि कहीं ना कहीं आपका माइंड आपसे सवाल कर रहा होता है कि यार ये क्यों कर रहे हो ऐसा, ठीक है? अच्छा, यूटिलिटेरियन फंक्शन की फर्दर ये चीज़ें, ये आप लोग खुद पढ़ लेना, ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि मैं ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ उसमें। अच्छा, ईगो डिफेंसिव में हाँ, यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं, एडजस्टमेंट फंक्शंस डायरेक्ट पीपल टुवर्ड प्लेजरेबल और रिवॉर्डिंग ऑब्जेक्ट्स एंड वेज फॉर अनप्लेजेंट
undesirable ones. It serves the utilitarian concept of maximizing reward and minimizing punishment. We favor political parties that will advance our economic lots. If we are in business, we favor the party that will keep our taxes low. अब आप ये देखो, यहाँ पे ये जो एडजस्टमेंट यूटिलिटेरियन है, ये क्या, ये वही चीज़ है कि आपके इर्द गिर्द अगर सब ये बोल रहे होंगे ना कि नहीं, आगे नहीं पढ़ना, तो आपने अपने आप को वैसा ही बना लेना है कि नहीं, आगे नहीं पढ़ना मैंने, ठीक है। लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द आप देखोगे कि यार दूसरे आगे पढ़ के वो कहाँ पहुँच गई, वो ये कर रही है, वो कर रही, तो आप भी आगे बढ़ने की तरफ होगे। इसमें अब वो यही बात करते हैं, जैसे अब आप देखो, हम टीवी पे भी सुनते हैं अक्सर, अभी भी बहुत सारे, या अपने सराउंडिंग में भी देखो, बहुत सारी पार्टीज़ यही कह रही होती हैं, यार क्या है, टैक्सेस देने पड़ रहे हैं इतने, पहले टैक्स नहीं देना पड़ता था, वो ही पार्टी अच्छी थी। तो वो क्या है, क्योंकि जहाँ फ़ायदा है उस तरफ आपका एटीट्यूड हो गया, जहाँ फ़ायदा नहीं है वहाँ पे आप कह रहे हो मुझे तो नुकसान है, मैं क्यों उसे सपोर्ट करूँ, ठीक है। वी आर मोर लाइकली टू चेंज आर एटीट्यूड इफ़ डूइंग सो अलाउ अस टू फुलफिल आर गोल्स। फिर अगर आपकी किसी चीज़ में आपके अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आप वो करना छोड़ दोगे, आपके कोई गोल्स फुलफिल हो रहे हैं, आपका एटीट्यूड उस काम की तरफ हो जाएगा। नॉलेज फंक्शन है, some attitudes are useful because they help to make the world more understanding. Humans have a need for a structured and orderly world, and therefore they seek consistency, stability, and understanding. Out of this need develop attitude towards acquiring knowledge. ये वही चीज़ है जैसे इसने यहाँ पे बात की है कि जितनी ज़्यादा, जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जितनी नॉलेज आप गेन करोगे, उतना ज़्यादा आपको चीज़ों के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी, आपकी विजन क्लियर होगा। ईगो डिफेंसिव क्या करता है, रेफर्स टू होल्डिंग एटीट्यूड दैट प्रोटेक्ट्स आवर सेल्फ स्टीम, कि नहीं, मेरी सेल्फ स्टीम नहीं गिरनी चाहिए, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं ख़त्म होनी चाहिए। तो समटाइम्स ये पॉजिटिव भी है, समटाइम्स ये नेगेटिव भी है, कि आपको किसी गिल्टी से ही दूर करी जा रही है, कि आपको गुनाह करके भी नहीं लग रहा मैंने गुनाह किया है, किसी की दिल आज़ारी करके भी नहीं लग रहा कि दिल आज़ारी की है, ठीक है। और समटाइम्स आपने सही किया होता है पर आप गिल्टी फील कर रहे होते, तो वहाँ पे यू नीड सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। ये भी एक अनकॉन्शियस चीज़ है, जो कि आपको इस चीज़ से आपकी एंजाइटी कम कर रही होती है कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, छोड़ गई है तो छोड़ जाए, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, जो मैंने किया है वो ठीक हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। मैकेनिज्म में डिनाइल, रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, रैशनलाइजेशन आ जाता है। जैसे इसमें ये देखो, डिसकम्फर्टिंग ट्रुथ, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि ये जो ऐसा सच जो कि जैसे ऐसा सच, ये वही बात है जैसे अगर हम कहें कि एक बड़ा सच ये है हमारे यहाँ कि करप्शन तो की है ना पुरानी हुकूमत ने, लेकिन ये डिसकम्फर्टिंग सच है, तो जो डिनाई है वो देखो नीचे से रोक रहा है, ठीक है। जो रैशनलाइजेशन है वो भी पकड़ के बैठा है, जो रिप्रेस है नहीं पीछे जाओ, हमें मानना ही नहीं है, प्रोजेक्ट सीढ़ी पकड़ के खड़ा है, ठीक है ना। तो ये तो मैंने खैर पॉलिटिकल बात की, उसके अलावा भी अगर हम बात करें, आप अपने ऐसी कोई बात जो आप नहीं सुनना चाहते, कोई आपको बता रहा हो, तो हमारे ऐसे ही एटीट्यूड होते हैं ना, डिनाई करना है, रैशनल होना है, अच्छा देखी जाएगी, ठीक है, ज़बरदस्ती रोकना है, नहीं मैंने सुनना ही नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक वो चीज़ है। रिप्रेशन में क्या होता है, इज एन अनकॉन्शियस मैकेनिज्म एम्प्लॉयड बाय द ईगो टू कीप डिस्टर्बिंग और थ्रेटनिंग थॉट्स फ्रॉम बिकमिंग कॉन्शियस। थॉट्स आर ऑफन रिप्रेस्ड, ऐसी चीज़ जो आपको पता है कि आपको कोई सदमा देगी, आप वो मुसलसल आपको डिस्टर्ब कर रही है, पर आप उसको डिनाई करे जा रहे हो, नहीं मैंने सुनना ही नहीं है, मैंने सुनना ही नहीं है, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। थॉट्स रिप्रेस आर दोज डेट वुड रिजल्ट इन फीलिंग ऑफ गिल्ट, कि ऐसी चीज़ जो कि आपको गिल्टी फील करवाएगी, आप उसको सुनने से इनकार कर रहे हो, पर वो आपके माइंड में कंटिन्यूस आई जा रही है, ठीक है। डिनाइल है, इफ़ सम सिचुएशन इज़ जस्ट टू मच टू हैंडल, कि कुछ सिचुएशन जिसको आप हैंडल नहीं कर सकते, तो आप उसको रिफ्यूज़ कर रहे होगे, ठीक है। जैसे कि अक्सर ऐसा, मतलब आप कोई डिसीजन सुनना नहीं चाहते, तो आप उसको इनकार करे जाओगे, मैंने मानना ही नहीं है, जो मर्ज़ी हो जाए, मैंने माननी ही नहीं है, ठीक है। जैसे स्मोकर्स इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि स्मोकिंग अच्छी नहीं है हेल्थ के लिए। जब हम गुनाह में पड़ जाते हैं किसी किस्म के, तो हम लोगों की बातें मानना छोड़ देते हैं कि नहीं जो मर्ज़ी हो जाए, ठीक है कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, मैंने मानना ही नहीं है, गुनाह है, ठीक है ना। सेम इसी तरह आपको पता है एक बंदा बुरा है आपके लिए, लेकिन आपको उससे प्यार हो गया, दिमाग अंधा हो गया आपका,
अब लोग आपको समझा रहे हैं, आप डिनाइल पे हो, मैंने उसके खिलाफ सुननी ही नहीं है बात, दैट इज़ योर डिनाइल फेज. Rationalization is the cognitive distortion of the fact to make an event or an impulse less threatening. We do it often enough on a fairly conscious level when we provide ourselves with excuses. Rationalization वो फेज होता है जब आपने आपको excuses के साथ जो होना एक्सेप्ट कर रहे हो, तो कि नहीं नहीं कोई बात नहीं मैंने कर, जैसे अब देख लो हम, एक फैक्ट बात है कि दीन में मुकम्मल आने को कहा गया है, दीन में आधा पौना आने के लिए नहीं कहा गया, ठीक है. तो अब हम सब एक किसी हर लेवल पे, किसी ना किसी लेवल पे हम सभी कुछ ना कुछ गुनाह कर रहे हैं, हम सारे गुनाहगार हैं, ठीक है. अब आप देखो पिक्चर्स लेना, अगर मैं अपनी भी बात करूं, या ठीक है हम सभी लेते हैं पिक्चर्स हैं सब की, ठीक है. गाने सुनना, वी ऑल नो ये गलत है, गुनाह है, बट हम अपने आप को एक्सक्यूजेस क्या दे देते हैं, कोई बात नहीं, अभी मैं जवान हूँ, थोड़ी देर ले लूँ, फिर एक टाइम आएगा मैं छोड़ दूँ, कोई बात नहीं यार, तो सुन लेती हूँ, अल्लाह माफ़ करने वाला है, मैं नमाज़ भी तो पढ़ती हूँ ना, माफ़ी माँग लूँगी, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, कभी कभी झूठ बोल लेना चाहिए, हालांकि कभी कभी झूठ और हमेशा झूठ बराबर ही होते हैं. तो ये क्या है, हम एक्सक्यूजेस दे रहे होते हैं अपने आप को, ठीक है. Projection. You might hate someone, but your super ego tells you that such hatred is unacceptable. You can solve the problem by believing that they hate you. अच्छा, अब प्रोजेक्शन क्या होती है, कि ये वही होती है जो हम कहते हैं ना कि समटाइम्स आप कहते हो यार ये बंदा मेरे साथ इतना बुरा करके भी मुझी को कह जा रहा है कि मैंने बुरा किया है, तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो प्रोजेक्शन कर रहे होते हैं, कि वो जानते होते हैं कि वो आपके साथ बुरा कर रहे हैं, पर फिर भी बोलेंगे कि उन्होंने नहीं बुरा किया, बुरा आपने किया, आप बुरे हो, आपके साथ जो हुआ है ना वो इसलिए हुआ है क्योंकि आप बुरे हो, ठीक है. वैल्यू एक्सप्रेसिव एटीट्यूड्स. अच्छा, enable the expression of the person's centrally held values. Some values are important to a person because they express values that are integral. अच्छा, ये वही चीज़ है कि आपकी जैसे हमारी इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, तो वो हमारे एटीट्यूड उसी चीज़ की तरफ बना, जैसे अगर मैं ये बात कहूँ ये हमारी वैल्यू ही है ना, आप देखो कोई जितना मर्जी हो जाए, आप मस्जिद में जब दुपट्टा सर पे लिए बगैर अगर जाओ, आपका दिल दुखेगा, क्यों, क्योंकि आपकी वैल्यू है ना. लेकिन जब आपका दुखना बंद हो जाए तो उसका मतलब आपकी वो वैल्यू से आप दूर हो गए हो, ठीक है. अच्छा, उसके बाद आ जाती ये वही चीज़ है, टेबल उन्होंने बताया हुआ है आगे, ये भी उन्होंने वही चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं. फिर फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे एटीट्यूड को, साइकोलॉजिकल. एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड बाय साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, लाइक ये वही आ जाते हैं आपके बिलीफ सिस्टम, परसेप्शन, वैल्यूज़, आइडियाज़, ये आपके एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करते हैं. इकोनॉमिक, ठीक है, आपकी सैलरी, स्टेटस, वर्क. अ पर्सन एटीट्यूड ऑल्सो डिपेंड ऑन इशू सच एज सैलरी. अब आप देखो आपके पास पैसे हैं तो आप होटलिंग करोगे, आपके पास पैसे नहीं है तो आप कहोगे पता नहीं कितने अय्याश लोग हैं ये लोग जो होटलिंग करते हैं, ठीक है. आप रहते हो 15 मरले के घर में, एक केनाल के घर में, तो आप कहोगे यार ये गलियों में रहने वाले लोगों को देखो पता नहीं कैसे रह लेते, कितना शोर है, बहरिया में देखो कितना सुकून है, और डिफेंस की तो बात ही और है ना. लेकिन जब आपके पास वो नहीं है तो आपको वो गलियां भी अच्छी लगेंगी, तभी दैट्स वाई आपने देखा होगा जो जो स्पेशली आप उन लोगों के बिहेवियर में ये चीज़ देखना जो नौ दौलती होते हैं, मतलब जो कच्ची आबादी से उठ के अमीरी में गए होते हैं ना, वो ज़्यादा शो मारते हैं, पर जो शुरू से अमीर हो वो इतनी शो नहीं मारते, क्योंकि उन्होंने शुरू से ये चीज़ें देखी होती हैं, तो उन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा होता. फिर फैमिली, ये बात मैं ऊपर कर चुकी हूँ, फैमिली, सोसाइटी, ये इन्फ्लुएंस करती है हमारे एक्सपीरियंसेस, सोशल फैक्टर्स, लर्निंग, ठीक है. ये वही सारी चीज़ें जो हैं वो रिपीट हो रही है. मॉडल ऑफ प्रिडिक्टिंग बिहेवियर, एक मिनट देख लेंगे क्या है. हम्म, अच्छा ये हाँ, ओके, अच्छा, द theory of planned behavior. The theory of planned behavior was developed to account for the processes by which people consciously decide to engage in specific actions. It states that behavior intentions are the most proximal determinant of the behavior.
and that three factors, attitude, norms, and perceived behavior control, converge to predict behavior intentions. It has been applied in various fields such as advertising, public relation, advertising campaign, and healthcare. अच्छा, आपकी behavioral intention जो है वो मोटिवेशन को कहते हैं. अब मोटिवेशन कहाँ से आती है? perceived behavior control से. attitude towards behavior, ये वही बात कर रहा है कि आप मोटिव जो मैंने पीछे की है कि आपका एटीट्यूड आपके बिहेव, वो जो पीछे उन्होंने जो पहाड़ वो नहीं दिखाया हुआ था कि एटीट्यूड नीचे इतनी बड़ी चीज़ है और बिहेवियर थोड़ा सा नज़र आ रहा है जो समुंदर के ऊपर नज़र आ रहा है. तो वही चीज़ है कि जो आपकी बिहेवियरल इंटेंशन, आपकी जो मोटिवेशन होती है वो आपकी एटीट्यूड से आती है. पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे तो ज़्यादा आपका दिल, जैसे अगर अभी हम बात करें कि ये जो हम अभी जो हमारे 5th और 7th सेमेस्टर सोशियोलॉजी का मिलके जो प्ले कर रहा है, शुरू में हमें लगा कि ये नहीं होगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें लग रहा था कि कम टाइम है, नहीं आ रहा, नहीं होगा. पर इन स्टूडेंट्स ने अपना एटीट्यूड पॉजिटिव शो किया कि नहीं करना है. तो जब उनका एटीट्यूड पॉजिटिव था, उन्होंने बिहेवियर पॉजिटिव शो किया, तो वो काम मोटिवेशन बनी उनके लिए. ठीक है, तो यही वो इसमें बता रहा है कि एटीट्यूड टुवर्ड्स अ बिहेवियर, उसमें इज़ अ डिग्री टू विच परफॉर्मेंस ऑफ द बिहेवियर इज़ पॉजिटिव और नेगेटिवली वैल्यूड. कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो परफॉर्मेंस भी पॉजिटिव आएगी, एटीट्यूड नेगेटिव है तो परफॉर्मेंस भी नेगेटिव आएगा. सब्जेक्टिव नॉर्म्स एंड इंडिविजुअल परसेप्शन, उसकी परसेप्शन अबाउट किसी भी चीज़ के बारे में, वो परसेप्शन उसको इन्फ्लुएंस करी होती है. वही चीज़ जो मैंने कहा, अगर एक बंदे के घर में हर वक्त माँ बाप लड़ते रहे हैं तो उसकी परसेप्शन शादी की तरफ से नेगेटिव हो जाएगी. और अगर एक घर में उसने अपने माँ बाप को बहुत एक अच्छा कपल पाया है तो उसकी पॉजिटिव हो जाती है. Perceived control is determined by one's perception of how easy or difficult it is to perform the behavior. ये क्या होता है? अब ये वही टूवर्ड्स मैंने जो अभी बताया कि मेरा एक perceived control है कि मैं रोटी नहीं बना सकती. लेकिन जब मैं उसको इस तरह से सोचने लगूंगी कि नहीं, मैंने अच्छी रोटियां बना के दिखाना है, जो कि अभी तक मेरा बिल्कुल प्लान नहीं है ऐसा सोचने का, तो मैं बनाने लग जाऊंगी. ठीक है, ओके. बाकी आप पढ़ लेना, ये एग्जांपल इसमें दी हुई है. अब एटीट्यूड चेंज, ये हमारा लास्ट टॉपिक है. एटीट्यूड चेंज किन किन चीज़ों की वजह से होता है? सेल्फ परसेप्शन, लर्निंग थ्योरी, कॉग्निटिव डिसोनेंस और परसुएशन. ठीक है, अच्छा. सेल्फ परसेप्शन की बात तो ऊपर हो गई कि जब वही वो बिल्ली वाली एग्जांपल, एक अपने आप को शेर समझ रही है तो वो अपने गोल्स अचीव कर सकती है. दूसरी समझ रही है कि नहीं मैं तो नहीं कर सकती, तो वो कभी नहीं कर पाएगी. तो ये आपकी सेल्फ परसेप्शन अपने बारे में. ठीक है, लेकिन अगेन उसमें आ जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, पे कॉग्निटिव डिसोनेंस आ जाती है. argues that behaving in a way that contradict existing attitude creates a feeling of discomfort. For example, an animal lover may feel upset if he accidentally run over a cat. ये आपकी cognitive dissonance theory है कि आपका attitude जिस चीज़ को मानता है उसके अगेंस्ट अगर आप कोई काम कर गए हो तो ये आपको डिस्कम्फर्ट फील करवाएगा. जैसे कि उसने एग्जांपल दी है कि एनिमल लवर है, उससे गलती से बिल्ली मर गई है तो वो कब अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगा कि ये मैंने कैसे कर लिया. सेम इसमें अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, बड़ी अच्छी एग्जांपल जो कि हम अपने आप से लेते हैं. जब आप, क्योंकि आप एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, जब आप कोई गुनाह करते हो, आपको पता है आपने गलत फैसला किया, आपने झूठ बोला है, तो आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा. दैट इज़ योर डिसोनेंस थ्योरी. ठीक है, आपको बुरा फील होगा. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि झूठ बोलना गलत है, मैंने गलत किया. आप किसी के साथ बुरा करते हो, आपको बुरा फील होगा. ठीक है, तो ये वो चीज़ है. लेकिन जब आपको बुरा नहीं फील हो रहा है तो फिर आप सोच लो कि क्या हो रहा है फिर. ठीक है, अच्छा. उसके बाद आ जाता है जी परसुए, ये मॉडल है. ये वही चीज़ें जो ऊपर एक्सप्लेन की भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे मॉडल्स को भी देखना. ठीक है, आगे आ जाती है आपकी परसुएशन. ठीक है, वाइल कॉग्निटिव डिसोनेंस इज एटीट्यूड चेंज विया एन इंटरनल डिस्क्रिपेंसी, परसुएशन रेफर्स टू एटीट्यूड चेंज विया एन एक्सटर्नल मैसेज. अब वो जो है ना कॉग्निटिव में क्या है? इंटरनल. मैंने झूठ बोला, मैंने गलत बयानी की, मेरा अंदर से मुझे बुरा फील हो रहा है. ठीक है, तो मैं आइंदा नहीं करने का सोचूंगी, नहीं अब मैंने दोबारा ऐसा नहीं करना. आज मैंने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी, मैं बहुत खुश हूँ. ठीक है, आज मैंने नहीं पढ़ी, मेरी नमाज़ छूट गई, मुझे अंदर से बुरा फील हो रहा है, तो मैं
कल नहीं छोड़ूंगी। पर परसुएशन जो है ये बाहर से, एक्सटर्नल, हाउ डू पीपल थिंक अबाउट द इनकॉपरेटिव इंफॉर्मेशन। अब ये ऐसे है कि जैसे आप देखो, दिस थियरी ऑफ परसुएशन सजेस्ट दैट पीपल कैन ऑल्टर देयर एटीट्यूड इन टू वेज, दो वेज से चेंज करते हैं। फर्स्ट, दे कैन बी मोटिवेटेड टू लिसन एंड थिंक अबाउट द मैसेज, thus leading to it an attitude shift, or they might be influenced by characteristics of the speaker leading to a temporary। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना, ये ऐसी है कि वो तो इंटरनल है ना, ये क्या है, परसुएशन कहती है जैसे कि लेट्स सपोज आपने फर्स्ट टाइम ऑफ शोल्डर पहने, ठीक है, अब आपको बुरा लग रहा है, नहीं यार मुझे नहीं पहनना चाहिए, अल्लाह गुनाह देगा, देखो मैं कैसे एक्सपोज कर रही हूँ अपने आप को, दोबारा नहीं करूँगी, दोबारा नहीं करूँगी। फिर दोबारा आप करते हो, तो उसे 3 से 4 बार करते हो, तो आपको बाहर से किसी ने तारीफ करना शुरू कर दी, यार तुम कितनी को खूबसूरत लग रही हो, तुम्हें कितना फिट लग रहा है ये कपड़ा। अब आपने क्या सोचना शुरू किया, चलो कोई बात नहीं, इतने गुनाह तो मैं कर ही लेती हूँ, तो अगर ये भी कर लिया तो क्या हो गया यार, मैं इतनी प्यारी लग रही हूँ यार, मेरी तस्वीरें बड़ी अच्छी आ रही हैं। तो तब क्या है, तब आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाएगी कि आप चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे कपड़े पहन रही हूँ तो कोई मसला नहीं, और फिर आप पहनने लग जाओगे। दैट इज़ योर एक्सटर्नल, ये परसुएशन है, ठीक है। लास्ट आ जाता है आपका लर्निंग थ्योरी। ये छोड़ दो आप, सेंट्रल रूट, पेरिफेरल रूट ये छोड़ दो, ठीक है, और उसके ऊपर की डायग्राम भी छोड़ दो। लर्निंग थ्योरी ये वही है, क्लासिकल और ऑपरेंट, ये आप लोग कई बार पढ़ चुके हो, ठीक है। अभी अगेन लास्ट में भी उसने एक एटीट्यूड की, हम बड़ी ज़्यादा जो है कोटेशन सुनते रहते हैं अक्सर अपनी डीपी के साथ या अपनी पिक्चर्स के साथ नीचे बड़ी बड़ी जो एक कोटेशंस लिखते हैं ना, तो ये कोटेशंस जो है कुछ ऐसे ही राइटर्स ने लिखी होती हैं जिन्होंने एटीट्यूड के ऊपर बड़ा काम किया होता है। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। अच्छा, अब मैंने आपको पुराने वीक का और मंडे का दोनों लेक्चर मैं आज ही आपको सेंड कर दे रही हूँ, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास का यानी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो फिर हम पढ़ेंगे इससे आगे।